हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये रोटेशन के डायनेमिक्स का अगला लेक्चर है हमारा। तो पिछली क्लास में हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स किए थे और मैंने कुछ 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे, लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिले हैं उनके। बच्चों ने आपने नहीं दिए हैं मुझे, उसके ज़्यादातर बच्चों ने सोल्यूशन नहीं दिए हैं। शायद डर लग रहा है आपको, इसलिए नहीं दे रहे हैं आप सोल्यूशन शायद उसके। मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्लास में, उन दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे पर्सनली पूछिए तो फिर मैं बताऊँगा सही है या नहीं है। जो भी आपने सॉल्व किया है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड और थर्ड पार्ट जो करना चाहते हैं फिर उन्हीं को कराऊँगा वो मैं, ठीक है। अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा उसको। तो आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थियरी ऑल्सो। तो क्वेश्चन ये है कि एक इस तरीके से रॉड है, m मास l लेंथ की रॉड है, इस तरीके से m मास l लेंथ की रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड है, और ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है शुरुआत में, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल कंडीशन में शुरुआत में, और फिर इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन से छोड़ दिया। तो अगर मैं इस कंडीशन से इसको छोड़ूंगा बेटा तो ऑब्वियसली ये रुका तो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो लग रही है इस पर, ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करने लगेंगे इसके हर पार्टिकल, इसके सब पार्टिकल्स जो हैं, ये सब पार्टिकल्स जो हैं दे विल स्टार्ट डूइंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पॉइंट। तो सर्कुलर मोशन जो करेंगे, ऐसे करके सर्कुलर मोशन जो करेंगे इस तरीके से, तो ये कुछ देर के बाद नीचे आएगा, मतलब कुछ देर के बाद हमें ये कुछ ऐसी कंडीशन में दिखेगा, कुछ देर के बाद कुछ ऐसी कंडीशन में दिखेगा। इट विल लुक लाइक दिस, मतलब ये जो पहले था ऐसे करके, ये अब ऐसे करके दिखेगा। तो यहां पर देखेंगे अगर, तो ये जैसे ये वाला पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन करते हुए यहां आ जाएगा, इस तरीके से दिखेगा हमको। फिर ये वाला पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन करते हुए यहां आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए यहां आ जाएगा। तो मतलब ऑल द पार्टिकल्स विल बी डूइंग सर्कुलर मोशन। तो सवाल, अलग अलग सवाल हैं इसमें। सबसे पहला सवाल है कि जैसे रिलीज किया जिस वक्त, उस वक्त ओमेगा ऑब्वियसली 0 है, और लेकिन जब यहां पहुंचेगा तब इस सिस्टम ने कुछ ओमेगा गेन कर लिया होगा। अब यहां जो ये हिंज है, हम एज्यूम करेंगे कि हिंज इज स्मूथ, ये हमारा नॉर्मल एजम्पशन होगा कि हिंज जो है वो स्मूथ है, रफ नहीं है, हिंज इज स्मूथ। तो हिंज अगर स्मूथ है मतलब वहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा हिंज पे, तो ये हमें एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर जो क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है वो, तो पहला सवाल जो पूछा उसने, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे ही रिलीज किया है उस मोमेंट पे अल्फा कितना होगा ये पूछ रहा है वो, अल्फा कितना होगा जस्ट रिलीज करने के बाद। तो अगर ये निकालना है बेटा आपको जस्ट रिलीज करने के बाद का अल्फा, तो अल्फा निकालने के लिए आपको, ये जो पहला पार्ट है हमारा, अल्फा निकालने के लिए आपको जस्ट आफ्टर द रिलीज आपको अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशन, विच इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब सवाल है किस पॉइंट के अबाउट ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, तो विल अप्लाई दिस इक्वेशन अबाउट हिंज पॉइंट। क्यों? क्योंकि हिंज पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो फिलहाल मुझे पता नहीं है और मुझे उनसे मतलब भी नहीं है, मुझे अल्फा से मतलब है। अब हिंज पे अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे सिर्फ ग्रेविटी का टॉर्क दिखेगा। अब ग्रेविटी का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा बेटा, इट विल बी सेंटर। ये मैंने बात की थी पिछली क्लास में, वो क्यों सेंटर होगा वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा, जो हमारा टॉपलिंग और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो कंसेप्ट होगा तो वहां पर मैं बताऊंगा। बट फिलहाल ये देख सकते हैं आप, सेंटर ऑफ मास पे आप ग्रेविटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहां से दूरी हो जाएगी L/2, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी mg L/2, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दैट शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू हो जाएगी ml²/3, कॉर्नर एक्सेस के अबाउट हिंज्ड है तो ml²/3 होती है, इनटू अल्फा। एक L से L कटेगा, M से M कटेगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2l। तो ये आ गया बेटा मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो सबसे पहले पार्ट का जो आंसर है कि जस्ट आफ्टर रिलीजिंग आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा विल बी 3g/2l। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एंड रेडियल ऑफ द पॉइंट ए एट दिस मोमेंट। ए वाला पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है, तो बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट, तो इसका टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सेकंड पार्ट देखें अगर,
तो इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन ए टेंजेंशियल जो होता है वो अल्फा आर होता है बेटा। अल्फा हर पार्टिकल का सेम है, अल्फा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3g/2l इंटू आर, आर की वैल्यू हो जाएगी एल के बराबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल है, मतलब क्योंकि ए वाले पॉइंट से जो रेडियस है उसका एल है, तो मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3g/2। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन हो जाएगा 3g/2। दूसरा अगर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की बात करें तो वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है बेटा। इस मोमेंट पे, शुरुआत के मोमेंट पे ओमेगा इज 0, तो इसलिए शुरुआत के मोमेंट पे ए सेंट्रीपिटल इज 0। तो शुरुआत के मोमेंट पे टेंजेंशियल एक्सलेशन है लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इज 0 शुरुआत के मोमेंट पे। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पार्ट जो है, कैलकुलेट द हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट। तो हिंज फोर्स मतलब हिंज के द्वारा जो रॉड पे फोर्स लग रही है। तो मान लेता हूं हिंज के द्वारा दो डायरेक्शन में फोर्स है, एक Fy है और एक Fx है। मतलब Fy ऐसे ऊपर की तरफ को है, Fx ऐसे लेफ्ट हैंड साइड को है। तो अगर Fy या Fx आपको निकालना है तो आपको न्यूटन्स लॉ लिखना आना चाहिए पूरे सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास वाला। सेंटर ऑफ मास वाला न्यूटन्स लॉ मतलब अगर याद हो आपको, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी जैसे मैंने ए पॉइंट का एक्सलेशन निकाला, ये यहाँ सेंटर ऑफ मास का भी आप एक्सलेशन निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का भी कुछ टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा और कुछ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं तो उसका टेंजेंशियल एक्सलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू L/2। L/2 क्यों? क्योंकि उसकी हिंज पॉइंट से दूरी L/2 है, तो वो L/2 रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो 3g/2l इंटू L/2 होगा, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 3g/4। दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सलेशन। दूसरा है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन विल बी 0, वाई इट विल बी 0 क्योंकि इस मोमेंट पे ओमेगा 0 है। तो कुछ ओमेगा नहीं है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कोई एक्सलेशन नहीं है फिलहाल, तो मतलब ax इज 0, ax इज 0 लेकिन ay 0 नहीं है, ay 3g/4 है और नीचे की तरफ को है। अगर ax 0 है, नाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ फॉर का एंटायर सिस्टम। न्यूटन लॉ फॉर एंटायर सिस्टम हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, मान लेते हैं Fx, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं तो Fx विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। नाउ एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इन दिस केस इज 0, तो इसका मतलब Fx विल आल्सो बी 0। तो इस मोमेंट पे एक्स डायरेक्शन पे हिंज फोर्स जो है बेटा वो 0 है, एक्स डायरेक्शन की हिंज फोर्स इज 0 एट दिस मोमेंट। नाउ वाई डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉ लिखेंगे इस मोमेंट पे तो वाई डायरेक्शन का न्यूटन्स लॉ आ जाएगा बेटा mg माइनस Fy, ग्रेविटी नीचे हिंज फोर्स ऊपर, that should be equal to mass into acceleration of center of mass which is in downward direction and it is 3g/4। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो Fy की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस 3mg/4 which is mg/4। तो ये हो गया बेटा हिंज फोर्स इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो y डायरेक्शन में हिंज फोर्स की वैल्यू इतनी है और पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ को है जो हमने एज्यूम किया है, तो ऊपर की तरफ को mg/4 लग रही है हिंज फोर्स एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे जब शुरुआत में जस्ट रिलीज किया है। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाए जस्ट आफ्टर रिलीज। नाउ इसके बाद है फाइंड अल्फा एंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। अब ये अगला पार्ट जो है, चौथा पार्ट जो है कि जब रॉड वर्टिकल हो चुकी है उस मोमेंट पे अल्फा की वैल्यू और उस मोमेंट पे ओमेगा की वैल्यू। अब ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पार्ट जो है हमारा, ये देखेंगे तो इस मोमेंट पे अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हिंज फोर्सेस का तो कोई टॉर्क दिखेगा नहीं क्योंकि हम हिंज पर बैठकर ही देख रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी का टॉर्क देखें अगर, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से ग्रेविटी का, ग्रेविटी जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है और ग्रेविटी की फोर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर देखेंगे तो टॉर्क खुद 0 आ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 होगी। तो इस मोमेंट पे वर्टिकल जब है तब अल्फा की वैल्यू 0 है, लेकिन तब ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहाँ आते आते कुछ ओमेगा गेन कर लिया होगा मेरे सिस्टम ने, तो ये ओमेगा कितना होगा ये निकालने के लिए, क्योंकि हिंज स्मूथ है तो यहाँ फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होगा, तो इस सिस्टम पे ना फ्रिक्शन का वर्क होगा ना नॉर्मल का वर्क होगा, तो इस सिस्टम पे केवल एक फोर्स वर्क कर रही है और वो है ग्रेविटी। तो बेटा अब यहाँ पर आपको याद आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करना सीखेंगे इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें रोटेशन हो रहा है।
कंसेप्ट वही है अभी भी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कंसेप्ट अभी भी यही है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ केवल ग्रेविटी का वर्क है, विच विल बी mg इंटू ये वाली हाइट विच विल बी L/2, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आएगी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस हाफ mv स्क्वायर की जगह यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन लिखिए सब सही से, तो mg L/2 इज इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हिंज पॉइंट के अबाउट। तो ये 2 से 2 कटा, ये L से L कटा, ये m से m कटा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया 3g बाई L, ओमेगा स्क्वायर आ गया 3g बाई L, हाँ 2 से 2 कटा, हाँ 3g बाई L। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √3g बाई L। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा √3g बाई L इस मोमेंट पे। किस मोमेंट पे? जब ये रॉड वर्टिकल हो चुकी है तब ओमेगा की वैल्यू निकल के आ रही है √3g बाई L। अब इसका सबसे डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट वो है फाइंड द हिंज फोर्स व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो ये जब रॉड वर्टिकल हो चुकी, अभी अभी हमने हिंज फोर्स निकालना सीखा जब जस्ट आफ्टर रिलीज था, जस्ट आफ्टर रिलीज ये हिंज फोर्स आई थी। अब हमें निकालना है हिंज फोर्स व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो जब रॉड वर्टिकल हो चुकी है उस मोमेंट पे हिंज फोर्स निकालनी है हमको। तो कंसेप्ट वही है अभी भी, कंसेप्ट वही है अभी भी कि जब रॉड वर्टिकल हो चुकी है उस मोमेंट पे आपको न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम लगाना है, एंटायर सिस्टम के लिए जो न्यूटन्स लॉ होता है। तो वो हो जाएगा Fx विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। नाउ सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन क्या है? जब ये रॉड वर्टिकल हो चुकी है बेटा, तो इस मोमेंट पे ओमेगा तो है लेकिन अल्फा इज 0। तो इस पॉइंट का अगर एक्सलेशन देखेंगे तो अल्फा r 0 हो जाएगा, मतलब ax इज 0, a टेंजेंशियल इज 0, टेंजेंशियल एक्सलेशन 0 होगा लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा, और ये हो जाएगा ay, तो ऊपर की तरफ को होगा, और वो ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज L/2, ये हो जाएगा 3g बाई L इंटू L/2 विच विल बी 3g/2। मतलब y डायरेक्शन में जो ऊपर की तरफ को इसका एक्सलेशन होगा जब रॉड वर्टिकल हो चुकी है तो 3g/2 होगा, और x डायरेक्शन में इसका एक्सलेशन 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हिंज फोर्स fx और fy मान रहे हैं तो fx विल बी इक्वल टू m इंटू 0, तो ये 0 होगा। इस मोमेंट पे fx 0 है। fy निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा fy माइनस mg इज m इंटू ay। तो ये हो जाएगा Fy इज इक्वल टू mg प्लस m इंटू 3g/2। तो Fy की वैल्यू हो जाएगी 5mg/2। तो ये आ गया इसका हिंज फोर्स का वैल्यू व्हेन द रॉड इज वर्टिकल। जब रॉड वर्टिकल हो चुकी है उस केस में इसकी वैल्यू ये निकल के आ रही है, ठीक है, हिंज फोर्स की वैल्यू ये निकल के आ रही है। तो ये इस तरीके से थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चंस में आप देखें तो जो हमने रोटेशन में सीखा है वो तो लग ही रहा है, साथ ही साथ जो हमने सेंटर ऑफ मास में सीखा है वो भी लग रहा है, एंड जो वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा है वो भी लग रहा है, जो सर्कुलर मोशन में सीखा है वो भी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं यहाँ पे। तो एक बार इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को खुद अपने हाथ से एक बार अटेम्प्ट करेंगे बेटा, खुद बिना देखे अटेम्प्ट करिए अभी, और सारे आंसर निकालने की कोशिश करिए जो निकला, ठीक है। नाउ इसी टाइप का जो है अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस उसमें अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन करने से पहले एक और सिंपलर क्वेश्चन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज नहीं किया होता, फॉर एग्जांपल रॉड को वर्टिकल पोजीशन से रिलीज किया होता, कर सकता हूं मैं ऐसे करके रिलीज, तो यहां से रिलीज करके छोड़ूंगा तो ये ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे आएगा और फिर ये यहां पहुंचेगा इस तरीके से। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो शुरुआत में ओमेगा 0 थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ ओमेगा गेन कर ली होगी मेरे सिस्टम ने, तो ये जो ओमेगा गेन कर लिया तो ये कितना होगा, ये ओमेगा ये हमें निकालना है। तो फिर L लेंथ M मास की रॉड है तो ओमेगा निकालना है, शुरुआत में ओमेगा 0 था, तो फिर से बेटा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहिए। तो ग्रेविटी का पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वो कितना नीचे आया ये देखिए, तो ये L/2 L/2, तो टोटल ग्रेविटी जो है वो नीचे आई L दूरी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgl इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। k फाइनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये इस तरीके से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी
6G/L। तो ये देखेंगे अगर, तो इस तरीके से आपको ये निकालना आना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो किसी और कंडीशन से भी छोड़ा है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए बेटा आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो एक बार होमवर्क है आपके लिए, उसी टाइप का सवाल है, बस 37 डिग्री एंगल से रिलीज किया है। तो जरा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, अगली क्लास में मैं सॉल्व करूंगा इसको। सबसे पहले 11th क्वेश्चन, हाँ 11th क्वेश्चन अच्छा सवाल है, देखेंगे। 11th क्वेश्चन मैं स्पेशल लेक्चर में कराऊंगा, 11th क्वेश्चन अभी कराने की जरूरत नहीं है। तो 10th क्वेश्चन होमवर्क है, 11th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं इसको स्पेशल लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं कराऊंगा। ठीक है, नाउ तो यहां पर देखें अगर क्वेश्चन, हाँ अब अगला जो कंसेप्ट है उस पर आते हैं ज़रा। तो ये हमने अभी तक दूसरा कंसेप्ट हमने ख़त्म किया एक तरीके से, जो टॉर्क वाला कंसेप्ट था। ये सारी चीज़ें अभी टॉर्क की हम बात कर रहे थे। जो अगला कंसेप्ट है बेटा, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ज़रा बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंगुलर मोमेंटम। लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो सॉरी देख नहीं रहा ये, एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात तो हमने की है पिछले चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी सीखने जा रहे हैं इसकी ज़रा बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। नाउ सबसे पहली बात, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? जैसे टॉर्क था, टॉर्क वाज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क वाज मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर आपको याद है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट डिफाइंड था R क्रॉस F। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, एक तरीके से ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। तो अगर कोई मोमेंटम में ट्विस्टिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से मेरा पोजीशन वेक्टर ट्विस्ट कर रहा है, तो फिर हम वहाँ जो क्वांटिटी उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इस पार्टिकल को, इसका मास m है। फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी इस तरफ को v है। अब v अगर फॉर एग्जांपल ये पोजीशन वेक्टर है r, अब v के दो कंपोनेंट आप तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल v केवल इस तरफ होता, केवल इस तरफ होता, मतलब r की डायरेक्शन में अगर होता, मतलब v पैरेलल अगर होता, तो फिर अगर इस डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी होती तो क्या उसकी वजह से ये ट्विस्ट होता? नहीं, ये यहां पहुंचता है, यहां पहुंचता, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता लेकिन ट्विस्ट नहीं होता। तो दिस कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम या वेलोसिटी डज नॉट हैव ट्विस्टिंग इफेक्ट। लेकिन अगर इस तरफ वेलोसिटी होती विच इज v परपेंडिकुलर, तो ये ट्विस्ट होता नहीं होता? हाँ, तो कौन सा वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट ट्विस्टिंग इफेक्ट कॉज कर सकता है? इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, इट कैन कॉज ट्विस्टिंग इफेक्ट। तो यहां पर अगर देखेंगे तो जो डिफाइंड होता है एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज r क्रॉस p, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। जैसे टॉर्क डिफाइंड था अबाउट अ पॉइंट वाज r क्रॉस f, ये डिफाइंड होता है r क्रॉस p। तो L हो जाएगा R इंटू पी परपेंडिकुलर, या L हो जाएगा R परपेंडिकुलर इंटू पी, या L हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर पी साइन थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो ये मोमेंटम वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। नाउ एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क से भी रिलेशनशिप होता है। वो क्या रिलेशनशिप है? जो फोर्स का मोमेंटम से होता है। अगर याद हो आपको, F होता है dp बाई dt, फोर्स होता है dp बाई dt। दोनों साइड r वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो r क्रॉस f आ जाएगा टॉर्क, और r क्रॉस dp आ जाएगा dl। तो यहां पर से ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी टाउ वेक्टर इज इक्वल टू dl बाई dt। मतलब टॉर्क जो होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स कैन कॉज चेंज इन मोमेंटम, टॉर्क कैन कॉज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहीं पर से बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो बात बोलता है वो बोलता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इफ जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बोलता था इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो है इफ टाउ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज जीरो देन एल ऑफ द सिस्टम will remain constant, then L of the system will remain constant, then angular momentum of the system जो है वो constant रहेगा। अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम पे तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली ये सब न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ के ही रिजल्ट हैं एक तरीके से। नाउ जैसे देखेंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखेंगे बेटा, तो ये r इंटू पी परपेंडिकुलर या p परपेंडिकुलर इंटू r अप्लाई करना सीखेंगे या r क्रॉस p अप्लाई करना सीखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन का पहला सवाल है, CPS देखेंगे, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट p विथ वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू v0 एंड 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो v0 से प्रोजेक्ट किया है बेटा 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इस तरीके से, तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा। नाउ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा, तो बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P इन टाइम v0 बाई g। तो चलिए उससे पहले एक बार करते हैं, v0 बाई g पे भी निकालेंगे, पहले जब हाईएस्ट पॉइंट पे तब निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, और दूसरा निकालेंगे व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। तो दोनों केसेस पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P निकालेंगे, फिर v0 बाई g पे भी निकाल लेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी राइट हैंड साइड को होगी और वो होगी v0 बाई रूट टू, तो मोमेंटम राइट हैंड साइड को हो गया और वो m v0 बाई रूट टू हो गया। और हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ से पोजिशन वेक्टर देखेंगे तो ये होगा, ये r वेक्टर हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट का फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर ये देखेंगे तो अगर मुझे ये निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, तो या तो R परपेंडिकुलर इंटू P करना पड़ेगा या P परपेंडिकुलर इंटू R करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना आसान रहेगा ये हम सीख रहे हैं। तो अगर R वेक्टर को आप देखें तो R वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, इसमें से याला कंपोनेंट जो है इट इज पैरेलल टू मोमेंटम वेक्टर और याला कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम वेक्टर। दूसरा आप इसके भी कंपोनेंट तोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा आसान जो रहेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा आसान जो रहेगा बेटा वो रहेगा ये R परपेंडिकुलर इंटू P, R परपेंडिकुलर इंटू P ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि ये आपको पता है, ये मैक्सिमम हाइट आपको जानते हैं। तो ये हो जाएगा H इंटू एम v0 बाई रूट टू, और डायरेक्शन जो हो जाएगी R क्रॉस P, तो इट विल बी ऐसे करके, और H की वैल्यू जो होती है वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अगर याद हो आपको, दैट इंटू एम v0 बाई रूट टू, u स्क्वायर की जगह v0 स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा m v0 क्यूब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट 2g। तो ये एक तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। नाउ जब यहां पहुंचा है पार्टिकल तब देखिए बेटा, तो यहां वेलोसिटी वापस v0 हो चुकी होगी, सेम वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा, सेम स्पीड, और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो यहां पर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो इस बार आर के कंपोनेंट लेना अच्छा रहेगा या मोमेंटम के कंपोनेंट लेना अच्छा रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पर अच्छा रहेगा आर इंटू पी परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ मोमेंटम के कंपोनेंट आप आराम से ले सकते हैं। ये मोमेंटम है एम वी नॉट, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, ये एम वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी दिस इंटू दिस, तो ये आर की वैल्यू इस बार रेंज के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रेंज इंटू एम वी नॉट बाई रूट टू। रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इंटू एम वी नॉट बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट क्यूब इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी रूट टू। तो ये आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम जब जस्ट हिट करने वाला है उस मोमेंट पे कितना एंगुलर मोमेंटम है इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट।
तो ये इस तरीके से हमने देखा, हमने एक जगह r परपेंडिकुलर इंटू पी यूज़ किया और एक जगह r इंटू पी परपेंडिकुलर यूज़ किया। नाउ जो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है बेटा वहाँ पे, वो पूछा हुआ है v नॉट बाई जी टाइम पे कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो v नॉट बाई जी एक्चुअली कोई जनरल टाइम है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे तो हो जाएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये √2 वी नॉट बाई जी आ रहा है। तो वी नॉट बाई जी टाइम ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा पार्टिकल, वी नॉट बाई जी टाइम पे, क्योंकि √2 वी नॉट बाई जी टोटल टाइम आ रहा है, तो ना तो वो आधा टाइम है ना टोटल टाइम है, तो वो इंटरमीडिएट टाइम है कहीं पे ना। अगर ऐसा सवाल आए तो फिर अब क्या फिर से हम उस जनरल टाइम पे ये निकाल के फिर इसी तरीके से करेंगे? तो नहीं, अब हम क्योंकि जनरल टाइम पे निकालना इस तरीके से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनरल टाइम पे आप ये देखेंगे तो आपको एंगल नहीं पता है, ना आपको आर वेक्टर का कोई कंपोनेंट पता है। तो इसलिए यहाँ पर जब जनरल पॉइंट पे अगर निकालना है टी टाइम पे, तो फिर आप एक सिंपल टेक्निक अपनाएंगे कि आप पोजीशन वेक्टर पता कर लेंगे और मोमेंटम वेक्टर। अब कैसे? वी एक्स तो वी नॉट बाई √2 ही होगा, वी वाई जो हो जाएगा इट विल बी वी नॉट बाई √2 माइनस जी टी। तो एक तरीके से जो मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी नॉट बाई √2 आई कैप प्लस एम वी नॉट बाई √2 माइनस जी टी जे कैप। ये हो जाएगा मेरा मोमेंटम वेक्टर। दूसरा पोजीशन वेक्टर, तो एक्स पोजीशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी वी नॉट बाई √2 इंटू टी, वाई हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक तरीके से जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगी बेटा वो हो जाएगा वी नॉट टी बाई √2 आई कैप प्लस वी नॉट टी बाई √2 माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो एक मोमेंटम वेक्टर हो गया और एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये दोनों बेटा वेक्टर फॉर्म में निकाल लीजिए। आप अब टाइम की वैल्यू रखना चाहते हैं तो डाल सकते हैं वी नॉट बाई जी टाइम की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मैं जनरल जगह निकालने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर आप सीधे सीधे एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी करिए और सीधे सीधे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए दोनों का, पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का। तो आर क्रॉस पी करेंगे तो आई कैप से 0 आ जाएगा, आई क्रॉस जे के होता है, तो हो जाएगा एम वी नॉट टी बाई √2 इंटू वी नॉट बाई √2 माइनस जी टी के कैप। यह आ गया इसका। फिर जे कैप का करेंगे तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो आ जाएगा माइनस एम वी नॉट बाई √2 इंटू वी नॉट टी बाई √2 माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 के कैप, माइनस के कैप ये आ रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आप यहाँ से एम वी नॉट बाई √2 टी को कॉमन ले सकते हैं, एम वी नॉट टी बाई √2 को कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट बाई √2 माइनस जी टी, और एम वी नॉट बाई √2 टी को कॉमन लिया तो माइनस वी नॉट बाई √2 प्लस जी टी बाई 2। तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आएगा के कैप। तो यहाँ से देखेंगे तो वी नॉट बाई √2 से वी नॉट बाई √2 कैंसिल हो रहा है। तो ये आ रहा है एम वी नॉट टी बाई √2 इंटू जी टी बाई 2 माइनस के कैप। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर आप वी नॉट को टी को लिख सकते हैं वी नॉट बाई जी, तो आपके पास वो अपना आंसर आ जाएगा जो भी टाइम पे निकालना है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको किसी जनरल टाइम पे एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़े तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे आर वेक्टर निकालेंगे, मोमेंटम वेक्टर निकालेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The particle of mass m starts from point 0 comma d with constant velocity u. Find out the angular momentum about the origin at this moment and what will be the answer at later time. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है किसी पॉइंट के अबाउट, जरा ये समझेंगे। तो फिलहाल इस मोमेंट पे शुरुआत में वो यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है और राइट साइड को वेलोसिटी है उसकी, राइट साइड को वेलोसिटी है u। तो ये डी दूरी है, तो ओ पॉइंट के अबाउट
एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ये हो गया और मोमेंटम वेक्टर ये हो गया। अभी पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम के वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एल वेक्टर हो जाएगा आर क्रॉस पी। तो आर हो गया डी, पी हो गया एम यू, और साइन 90 हो गया 1। तो डी एम यू आ गया, और डायरेक्शन आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो ये इस तरीके से आ रहा है। नाउ किसी और जगह पहुंच जाएगा तो आर वेक्टर ऑब्वियसली बदल जाएगा, आर वेक्टर ऑब्वियसली चेंज कर जाएगा, लेकिन हमें जो किसी जनरल पॉइंट पे अगर एल डैश निकालना है ये या L1 वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पर हमको R इंटू एम यू नहीं करना पड़ता, हमें करना पड़ता है R परपेंडिकुलर इंटू पी। तो R परपेंडिकुलर, ये R नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर अभी भी D है, तो हो जाएगा D इंटू एम यू। मतलब क्या सीखा हमने यहाँ से कि इस लाइन में अगर मूव कर रहा है पार्टिकल, बेटा स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप देखेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो आपको सेम एंगुलर मोमेंटम दिखाई देगा, एंगुलर मोमेंटम सेम दिखाई देगा। इसको सोचने का एक दूसरा तरीका भी है भाई अगर u कांस्टेंट है तो इसका मतलब फोर्स इज जीरो। अगर इस पे फोर्स जीरो है तो मतलब टॉर्क इज ऑल्सो जीरो। तो टॉर्क अगर जीरो है तो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की बात की थी वो भी एक तरीके से यहां पे अप्लाई हो रहा है। आपको एंगुलर मोमेंटम इस सिचुएशन में भी या इस सिचुएशन में भी निकालना आना चाहिए, और वहां से दिख रहा होगा आपको कि दोनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम सेम है। तो हमने क्या सीखा यहां, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। नाउ कभी कभी वो बोलता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, जैसे टॉर्क अबाउट एक्सिस की भी बात की थी हमने। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस देखना हो अगर बेटा, तो जैसे ये पॉइंट है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर देखना है तो पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग कोई भी एंगुलर मोमेंटम पैदा नहीं करेंगे, केवल जो स्क्यू मोमेंटम होगा वो केवल एंगुलर मोमेंटम पैदा करेगा। तो एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी स्क्यू। स्क्यू मतलब जो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस होता है, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन स्मॉलेस्ट पोजीशन वेक्टर क्रॉस पी स्क्यू। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस विल बी जीरो एंड दिस विल ऑल्सो बी जीरो। ये तो एक्चुअली अगर वो प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है बेटा तो ये मोशन पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये मोशन पॉसिबल भी है, जैसे सिंगल पार्टिकल है इस एक्सिस के अबाउट अगर देख रहे हैं, तो अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर है, थोड़ी देर में शॉर्टेस्ट पोजीशन वेक्टर, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट पोजीशन वेक्टर होगा। तो मतलब अगर पैरेलल टू द एक्सिस मूव कर रहा है वो, तो फिर शॉर्टेस्ट पोजीशन वेक्टर ट्विस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस के द्वारा जो P पैरेलल है इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो, और इंटरसेक्टिंग के तो द्वारा तो जीरो होगा ही होगा। P इंटरसेक्टिंग के द्वारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी जीरो होगा। केवल स्क्यू जो मोमेंटम है बेटा, इट विल प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम, वो ट्विस्टिंग इफेक्ट कॉज करेगा हमारे पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस्ड सवाल है, तो इट इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, यहीं पर से एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डूइंग प्योर रोटेशन। वैसे हमने यूज किया इसको, फिर भी मैं डेरिवेशन करा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन पिछले उसमें हमने यूज किया। वैसे इट कम्स आउट टू बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काफ़ी सिंपल है। अगर ये सिस्टम है मेरा, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल जिसकी शॉर्टेस्ट दूरी r1 है, इसका मास m1 है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी k1 इट विल बी इक्वल टू हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू r1। अब हर पार्टिकल की, ये r2 दूरी पे है, हर पार्टिकल का ये r3 है, या r3 दूरी पे है, हर पार्टिकल का अगर देखेंगे बेटा तो एंगुलर मोमेंटम जो ओमेगा होगा वो सेम होगा। तो जो k टोटल हो जाएगा इट विल बी हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके, प्लस m3
r3 स्क्वायर इस तरीके से चलता जाएगा, दैट इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हमने पहले कुछ डिफाइन कर रखा है और इसको हमने डिफाइन कर रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन जो हो जाएगी बेटा, इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद रखना है यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम के साथ भी इसके क्वेश्चन आएंगे, प्योर रोटेशन जहाँ पर भी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे प्योर ट्रांसलेशन का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, प्योर रोटेशन का होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगली क्लास में करेंगे इससे आगे। थैंक यू।